बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, रात को एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। आप ये वीडियो आज सुबह देख रहे हैं तो कल रात को वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अपना एक तज्ज़िया पेश कर रहे थे। इस बीच में अचानक से उनके साथ एक बड़ी बदतमीज़ी हुई और उनका जो है वो सिस्टम फिर ऑफ हो गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो पहले गायब रहे और फिर वापस आ गए। अब ये जो ऑडियो है अगर आप सुने थोड़ी सी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये छोटा सा क्लिप है, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में रात गए हुआ क्या। ये बहुत थोड़ा सा हम आपको दिखा सकते हैं ऑडियो इसकी, और ताकि ये कोई कॉपीराइट का इशू ना बने। ये आप सुनिए जरा। कोई तीसरा बयान देते हैं तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी तो नादरीन, आपने ये देखा। उसके बाद कुछ देर के बाद ये रीज्वाइन किया, यानी प्रोग्राम के अंदर फिर टाइम काफ़ी गुजर गया। उसके बाद दोबारा रीज्वाइन किया एहसन इकबाल साहब ने और फिर उन्होंने बताया कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। और फिर दोबारा से ये प्रोग्राम शुरू हो गया। अब ये जो अंदाज़ था ये बड़ा बदतमीज़ी वाला था, बंद करो इसे। और फिर बहुत ही बदतमीज़ी की गई। ये जो आवाज़ थी ये भी किसी एक मेच्योर आदमी की आवाज़ लग रही थी। एहसन इकबाल साहब खुद काफ़ी बड़ी उम्र के शख्स हैं, तो इनकी औलाद जो है वो भी जवान है। अब बच्चे नहीं हैं छोटे इनके घर पे, तो इनकी अपनी औलाद तो जवान ही होगी, लाजमी बात है। मैं जानता नहीं हूँ, ज़्यादातर इनकी फैमिली के चंद लोगों को जानता हूँ, लेकिन इनके बच्चों को मैं नहीं जानता। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर बताया गया वो ये बताया गया एहसन इकबाल साहब के हवाले से कि उनके बच्चे आ गए थे और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने बाद में रीज्वाइन कर लिया। लेकिन हमने ये बंद होने से पहले एहसन इकबाल साहब के चेहरे पर एक नागवारी और खौफ की मिलीजुली कैफियत देखी और परेशानी की कैफियत देखी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रोला पड़ गया। ये जो वीडियो है ये फौरी तौर पे आग की तरह वायरल हो गई पूरे पाकिस्तान में। देखें, जहां घरों के अंदर बर्तन होते हैं तो वो बचते ही रहते हैं, छोटे मोटे मसले हर घर में होते रहते हैं। बच्चे कभी जिद भी करते हैं, कभी बड़े लड़ते हैं, कभी बच्चे लड़ते हैं, कभी खवातीन के झगड़े हो जाते हैं आपस में। ये हर घर के अंदर नॉर्मल चीज़ है, इसे इग्नोर करना चाहिए, चलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे लिए जो अजीब चीज़ है, जो चीज़ मानी रखती थी, वो ये है कि चंद मिनटों के अंदर एक बहुत बड़ी परसेप्शन सोशल मीडिया पर यह बन गई कि एहसन इकबाल साहब को एस्टेब्लिशमेंट से डांट पड़ी है और ये एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मार कुटाई की है उनके साथ, या उनके साथ कोई ज्यादती की है। कुछ लोगों ने जो है वो तस्वीरें ऐसी लगाना शुरू कर दी कि जनाब ये देखें, ये बंद होने से पहले और बंद होने के बाद एहसन इकबाल साहब के चेहरे पे निशान है। हालांकि मुझे लगता है सारा फेक है काम। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने वो अपना परसेप्शन ऐसा बना लिया गुज़िश्ता 3-4 साल में कि अब किसी के साथ कुछ भी होता है सबको लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है। यानी बद से बदनाम बुरा की एक मिसाल है। वो एक बुजुर्ग कहते थे ना, बद से बदनाम बुरा, कि जो बदनाम होता है ना वो बुरा ना भी करे ना, फिर भी वो बदनाम ही रहता है और सारे समझते हैं कि बुरा अगर हो रहा है तो यही कर रहा होगा। तो बद से बदनाम बुरा होता है। यही जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एहसन इकबाल साहब फार्म 47 के ऊपर एक MNA बने और इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए, बल्कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के ऐन मुताबिक बेहतर अंदाज में चल रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट उन्हें अप्रिशिएट कर सकती है, उनमें से एक आदमी एहसन इकबाल भी है। इंसान गलती का पुतला है, लेकिन इस लेवल पे तो एस्टेब्लिशमेंट आके घर में घुस के मार कुटाई नहीं करेगी। मेरी तो अभी तक दानिश यही कहती है, लेकिन क्या हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये आवाज़ उनके बेटे की थी। ये मुझे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा, कुछ दीगर लोग जो जानते हैं थोड़ा बहुत लोगों को, क्योंकि मैं तो कभी मिला ही नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने यह दावा किया कि यह आवाज़ उनके बेटे की थी। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पड़ गया था काफ़ी देर तक के लिए, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब पता है आपको बद से बदनाम बुरा, बस मैं इससे ज़्यादा और आपको क्या कहूँगा। अब नादरीन, आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं पंजाब में। वो पंजाब में दाखिल होंगे आज सुबह और दोपहर के वक्त वो पहुँचेंगे भेरा के बाद सुखे की, और फिर पहला उनका इस्तकबाल लाहौर के अंदर, एक पंजाब के इस्तकबाल तो होते रहेंगे, लाहौर में पहला इस्तकबाल उनका ठोकर न्याज बेग के पास होगा। अब रात गए तक तो ये खबरें आ रही थी कि छापे मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि सुहेल अफरीदी का लाहौर का ये दौरा इसको नाकाम बनाया जाए। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना कुचलने के बाद, उनकी लीडरशिप को जेलों में डालने के बाद, उनके को 35,000 बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, इतना जुल्म और ज्यादती करने के बाद अभी भी इन्हें लगता है कि मज़ीद छापों की, मज़ीद जुल्म और ज्यादती की ज़रूरत है ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे कुचला जा सके। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कोट लखपत जेल के अंदर ये जो कैद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इनसे मुलाकात करने की। पंजाब असम्बली के अंदर भी जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट में भी जाएंगे। उसके अलावा ये लिबर्टी चौक में भी जाएंगे, ये गालिबन अनारकली में इस तरफ भी जाएंगे। मुख्तलिफ जगहों पर सुहेल अफरीदी साहब के दौरे होंगे, कारकुनों के घर में भी जाएंगे
और हसन नियाज़ी साहब के घर में भी जाएंगे, इमरान खान की वो बहन जिनके साथ बालों से पकड़ के उन्हें घसीटा गया उनके घर में भी जाएंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब ये करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया और ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने दिया खैबर पख्तूनख्वा में और उन इलाकों में दिया जहां से वो खुद इलेक्शन लड़कर आए हैं। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश हुई कि मैं स्मगलरों और दहशतगर्दों का साथी हूं। मैंने उन्हें इस बयानिया में शिकस्त दे दी। बयानिया DGI-SPR बना रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम स्मगलरों के साथ मिले हुए हो। मैंने कहा कि तुम उनके साथ मिले हुए हो। बॉर्डर पर तुम हो, अपने असासे जाहिर करो। जितना गैर कानूनी असला आता है, जितनी दहशतगर्दी आती है, जितने गैर कानूनी लोग आते हैं, तुम्हारी सरबराही में आते हैं। बॉर्डर मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। हर बयानिया में शिकस्त दे दी और वो समझ गए कि कुछ नहीं कर सकते, तो अब कहते हैं कि सुहेल अफरीदी की सरबराही में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। अफरीदियों, तुम लोग भी जानते हो, पख्तूनों तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि इस मौसम में तीरा की जो वादी है, जो पहाड़ है, वहां पे बर्फ पड़ रही है। इस वक्त वहां जानवर भी नहीं होते। तो तुम आज ऑपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा और कोई मकसद नहीं, सिर्फ मुझे शिकस्त देना चाहते हो बयानिए की इस जंग में। ये जंग दहशतगर्दी खत्म करने और अमन बहाल करने की होती तो तुम मेरे साथ बैठते और मेरे साथ मशवरा करते। ये जंग अमन बहाली की होती तो जो मशवरा हमने दिया, सियासी जमातों ने जो मशवरा दिया, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को असेंबली के फ्लोर पर इकट्ठा किया, एक 15 नुकाती एजेंडा तैयार किया। तुमने हमारे मेहमानों को बाहर से उठा लिया। तुमने वो बयानिया और जिरगा खत्म करने की कोशिश की। ये वादे करता है कि तुम अमन की बहाली और दहशतगर्दी खत्म करने के लिए संजीदा नहीं हो, बल्कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। मेरी कौम, पख्तून कौम और सब जानते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है। अब सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि जी तीरा के अंदर तो बर्फ पड़ी हुई है और वहां पे तो इस वक्त कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता, बंदे नहीं है, जानवर नहीं है, तो आप इस वक्त वहां पे क्या कर रहे हैं। और एक और बात जो सुहेल अफरीदी ने बड़ी खौफनाक की, उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास ये इतला पहुंची है कि वादिय तीरा के जो लोग हैं, वादिय तीरा में शहरियों से ज़बरदस्ती मुआहदे लिखवाए गए हैं। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने तो वादिय तीरा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी, ये प्रोपेगेंडा है। तीरा में मकामियों से ज़बरदस्ती मुआहदे लिखवाए गए हैं। फौजी ऑपरेशन के मामले पर इमरान खान के मौक़िफ़ के हम साथ खड़े हैं। ये जनाब मीडिया से भी गुफ्तगू की, अपने लोगों से भी गुफ्तगू की सुहेल अफरीदी ने। और मैं आपको ज़रा ये भी बता दूं कि नुकसान कितना हुआ है दहशतगर्दी से 2025 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में। देखें, आप मेरे वीलॉग निकाल सकते हैं जुलाई और अगस्त 2022 के। उन वीलॉग्स में मैं खुद हवाला देकर मुराद सईद का ये बता रहा हूं कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाया जा रहा है और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। वो वीलॉग मैं निकालूंगा और निकाल के उनकी कटिंग्स आपको सुनवाऊंगा। मेरी टीम अभी निकालना शुरू करेगी। हम 2-4 दिन में आपको निकाल कर सुनाते हैं कि किस तरीके से हम उस वक्त ये बता रहे थे कि जनाब ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में इम्प्लांट की जा रही है, लाई जा रही है। और इसमें सबसे आगे जो है वो मुराद सईद थे, जो बार बार ये बता रहे थे कि ये ज्यादती हो रही है। लेकिन दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को तोड़ना चाहती थी, पीटीआई भी नहीं टूटी और दहशतगर्दी भी आ गई। और अब 2025 का डाटा ये बताता है कि दहशतगर्दी के 1588 वाकयात हुए हैं। बन्नू में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा 394 वाकयात हुए। वज़ीरिस्तान में 181, जनूबी वज़ीरिस्तान में 102 और 502 अहलकार और अफराद शहीद हुए और 348 दहशतगर्द मारे गए। 8 खुदकुश धमाके हुए। टेरर फाइनेंसिंग के 30 मुकदमा दर्ज हुए। 54 ड्रोन हमले भी इस साल 2025 में हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। 116 टारगेट किलिंग के केसेस भी रिपोर्ट हुए। अब ये सारी दहशतगर्दी आई है कि मुराद सईद मना कर रहा था, वो पिट रहा था कि ये ना करें, लेकिन ये बाज नहीं आए और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की, उसका नतीजा अब आपके सामने है। नाज़रीन, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखकर बताया कि जो जरगे ने फैसले किए हैं, जो 15 नुकाती एक एजेंडा है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा कि ये मकामी लोग कह रहे हैं, मकामी जरगा कह रहा है, मकामी अफराद कह रहे हैं, तो इसके मुताबिक आप अमल दरामद करेंगे तो अमन व अमान कायम हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा का। ये अंधाधुंध किस्म के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इनके ज़रिए से ना तो पहले अमन कायम हुआ और ना आइंदा अमन कायम होगा। अमन जब भी कायम होगा मुश्तरका लाएअमल के ज़रिए होगा और हमारा मकसद ये था कि अमन, इस्तेकाम और अवामी एतमाद के फ़रोग के लिए मुश्तरका लाएअमल तश्कील दिया जाए। और हमने जो एलामिया पेश किया है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है इसके ऊपर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करें। अब नाज़रीन, वज़ीर आला तो आज आ रहे हैं पंजाब में, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक अजीबोगरीब कारनामा कर दिया। छापे तो मारे, लेकिन ये एक नया कानून पास किया है। बेनज़ीर शाह साहिबा ने भी इसको रिपोर्ट किया, बहुत सारे और लोग हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। कानून इन्होंने ये बना दिया है कि एक मखसूस ताकत दे दी है इन्होंने पुलिस को। पूरी दुनिया में पुलिस के पास इस किस्म की ताकत नहीं होती।
हाँ कि मार्शल लॉ लगा हो तो शायद ऐसी ताकत हो। महज़िब दुनिया में कहीं भी पुलिस के पास ऐसी ताकत नहीं होती कि जिसके मर्जी घर के अंदर चादर और चार दीवारी के अंदर पुलिस घुस जाए बगैर किसी अदालती वारंट के या बगैर किसी कानूनी सर्च वारंट के। पुलिस दाखिल नहीं हो सकती, पुलिस को जाना पड़ता है, जाके पूरे एक लीगल प्रोसीजर से गुजर के वहाँ से इजाज़तनामा लेना पड़ता है और इजाज़तनामा लेने के लिए बाकायदा एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और वो उसके साथ पुलिस के साथ दीगर लोग होते हैं। फिर पुलिस दाखिल होती है सर्च करने के लिए। ऐसे नहीं होता कि मुंह उठा के आ जाते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर अजीबोगरीब काम कर दिया, जो डिक्टेटर्स जो काम ना कर सके वो काम मरियम नवाज ने कर दिया। काम ये किया कि पंजाब हुकूमत ने नया कानून पास कर दिया पतंगबाजी को जवाब बनाकर। ये नहीं पतंगबाजी को करे ना करे, पुलिस वाला तो कह सकता नहीं पतंगबाजी की वजह से मैं गया था। इसको जवाब बनाकर पुलिस किसी भी घर में बगैर वारंट के दाखिल हो सकती है, तलाशी ले सकती है, सील कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है। इसका बड़ा खौफनाक नतीजा निकलेगा। पुलिस के बाद ये इख्तियार पैदा हो गया है कि जिसके मर्जी घर में जब मर्जी दाखिल हो जाए, जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लें और बाद में एक लाइन लिख कर दे दें कि हमें पतंगबाजी का शुबा था या हमें लगा कि इस घर के ऊपर से पतंगबाजी हो रही थी। बस इतनी सी कहानी है जो पुलिस ने सुनानी है। उसके बाद जिसके मर्जी घर में घुस जाए और ज़्यादातर अब जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको हरासा किया जाएगा, उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। पंजाब को ना अमली तौर पर पुलिस स्टेट बना दिया है। वैसे तो शहबाज शरीफ ने भी यही काम किया था, लेकिन मरियम नवाज ने तबाही फेर दी। 2019 का एक वाकया याद कराता हूँ। उस्मान बुज़दार था वज़ीर आला पंजाब, तो साहिवाल के नज़दीक उस वक्त CTD ने गलत इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर एक ऑपरेशन कर दिया, गोलियां चला दी गाड़ी के ऊपर, जिनमें एक फैमिली के 4 लोग मारे गए, उनके कुछ बच्चे बच गए और बाद में पूरे पाकिस्तान के ऊपर वावेला मच गया। मैंने बतौर सहाफ़ी इसके ऊपर बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई, बहुत सारे और सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई, TV चैनल ने लंबी लंबी ट्रांसमिशंस की, बहुत लंबे लंबे इसके ऊपर बुलेटिन्स हुए, बहुत सारे इसके ऊपर बीपर्स हुए। कई दिन तक पंजाब हुकूमत को और CTD को रगड़ा लगाया गया। वो एक वाकया था और मीडिया सरापा एहतजाज हो गया। लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत है, तो रोज़ाना की बुनियाद पे CCD जो मरियम नवाज ने एक बनाई हुई है फोर्स, वो कत्लेआम कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। अब तक की इतला के मुताबिक मुबैना तौर पर 1000 के करीब मावराए अदालत इंसानों को कत्ल कर दिया गया है। इस हुकूमत को आए हुए 1.5 पौने 2 साल हुए और इतने अरसे में CTD बनाकर उसके ज़रिए से 1000 के करीब इंसानों को मावराए अदालत, यानी अदालत में पेश करना चाहिए ना, इनका कत्लेआम कर दिया गया है। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ, इस वाकये में एक ही घर के 5 अफराद को CTD ने मुख्तलिफ शहरों में कत्ल कर दिया। उन 5 लोगों के 22 बच्चे यतीम कर दिए। अब मीडिया आवाज़ नहीं उठा रहा, मीडिया पे बात ही नहीं कर रहा। सुहेल जफर चट्टा, इनको बनाया गया जनाब CTD का हेड, और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत का एक अलग ही मेयार कायम किया है। मुझे याद है जब मुझे एंटी करप्शन उठा के लेकर गई ना, तो सुहेल जफर चट्टा ने मुझे फ़ोन किया एक ऑफिसर के फ़ोन पे, और इसने मेरे पे दबाव डाला। इसने मुझे कहा कि या तो जिन लोगों ने तुम्हें पहले अगवा किया था हम आपको दोबारा उन्हीं के हवाले कर देंगे, पहले आप 5 महीने गुजार के आए थे, अब आपको 5 साल तक वो नहीं छोड़ेंगे, लंबे अरसे के लिए आपको रख लेंगे, या फिर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो ये इस किस्म का आदमी था सुहेल जफर चट्टा। इसने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सपोर्ट किया और ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचता रहा एजेंसियों के। इमरान खान के दौर के अंदर इसके ऊपर बड़े खौफनाक करप्शन के इल्जाम थे, लेकिन जैसे ही उनका दौर खत्म हुआ ये वापस आया और आगे इसको जो ड्यूटी दी गई इसने तबाही फेर दी। अब इसको बनाया गया है CCD का हेड, और मरियम नवाज ने इसको तरक्की देके ये हेड बनाया। अब जो लड़के कत्ल किए गए उनकी फैमिली से बातचीत की मीडिया ने, तो उन्होंने बताया कि साहिवाल में एक शादी हो रही थी जहाँ पे 3 भाई मौजूद थे, इमरान, अदनान और इरफान, और 2 उनके दामाद भी मौजूद थे इसी फैमिली के, हसन, जहांगीर और नज़ीर। वो ये बताते हैं कि 7 बंदों को उठाया गया साहिवाल में शादी से। ख़वातीन के जेवर और उनके जो पैसे थे नकदी वगैरह वो भी छीन लिए गए। ख़वातीन को बाथरूमों में बंद कर दिया गया और इनको उठाकर CTD या पुलिस ले गई। वो कहते जी हम फौरी तौर पे पुलिस के पास पहुंचे लाहौर में। पुलिस ने बताया कि सुबह आपको रिजल्ट दिया जाएगा। सुबह हमें बताया गया कि जनाब आपके जितने बच्चे हैं वो पुलिस मुकाबलों में मार दिए गए हैं, और लाशें भी नहीं दी जा रही थी। लाशें देना एक मुसीबत बन गया और 3-4 दिन लगाकर इनको अमानतन दफना दिया गया था। फिर 3-4 दिन लगाकर बड़ी मुश्किल से वकील ने हाई कोर्ट से जो है वो ऑर्डर करवा के इनकी लाशें वापस हासिल करवाई और फैमिली को दी। अब ये जो 5 बंदे एक ही खानदान के, जिनमें 3 भाई हैं और 2 दामाद हैं, ये जो कत्ल किए गए ये 5 अलग अलग शहरों में कत्ल किए गए। एक को चनियोट में, एक को जड़ावाला में, एक को हाफजाबाद में, एक को गुजरावाला में, एक को नारोवाल में कत्ल किया गया। 5 एक ही जगह शादी में मौजूद थे, एक ही जगह साहिवाल में 5 मौजूद थे। साहिवाल से 5 को गिरफ्तार किया गया और 24 घंटे के अंदर अंदर यह खबर आ गई कि 5 अलग अलग जिलों में, चनियोट में, जड़ावाला में, हाफजाबाद में, गुजरावाला में और नारोवाल में 5 कत्ल हो गए हैं और लाशें मुख्तलिफ जगहों पे पकवा दी।
जो FIR की गई पांचों की, वो इस तरह की गई कि नाके पे पुलिस खड़ी थी, ये जनाब वहां से आ रहे थे, पुलिस ने इनको रोका, इन्होंने फायरिंग कर दी, अपने ही साथियों की फायरिंग से एक मारा गया और 2 भाग गए। ये सारी FIR इसी तरह की है। आफ्ताब अहमद बाजवा साहब इनके एडवोकेट हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि हमने इनके 5 बंदों के ID कार्ड्स को चेक करवाया पुलिस के रिकॉर्ड में, इनके ऊपर किसी किस्म के डकैती के, कत्ल के या कोई इस तरह के संगीन इल्जामात मौजूद नहीं है। लेकिन जो फैमिली की, उनकी माँ या बच्चों की या उनका बाप है, वो ये कहते हैं जी कि हमारी एक लड़ाई हुई थी और भावलपुर में लड़ाई हुई थी किसी पार्टी के साथ, और उस लड़ाई में हमसे कुछ मुतालबात किए जा रहे थे और पर्चा वापस लेने की बात की जा रही थी, और ये मामला आगे बढ़ा तो ये हमारे बच्चे कत्ल हो गए। अब जनाब ये कोई बात समझ नहीं आ रही। देखें, अगर ये मुजरिम थे भी या इन्होंने कोई जराइम किए हुए थे तो इनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। इनको गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करके इनसे बरामदगी करते, बरामदगी करके इनको अदालत में पेश करते, अदालत के जरिए इनको सजा देते। या 5 एक ही लेवल के खौफनाक क्रिमिनल थे कि 5 को कत्ल करना बहुत जरूरी था, तो 3 भाइयों को और 2 उनके जो दामाद हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया, पुलिस ने कर दिया। और ये मावराए अदालत कत्ल है। जब इस तरह के कत्ल होते हैं ना, तो फिर अपने जाती स्कोर भी सेटल किए जाते हैं। 1000 बंदे जो मारे गए हैं, उनमें से अगर आप रेशो निकालें, सारे बंदे बेगुनाह ना भी हों तो कुछ तो बेगुनाह होंगे ना, तो जो बेगुनाह मारे गए उनका कत्ल किसके सर पे जाएगा? तो जो अदालत इंसाफ देती है ना, अदालत के अंदर एक बड़ी जबरदस्त सोच होती है कि बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे गुनाहगार बच जाए। यहां पे गुनाहगारों को मारने के चक्कर में अगर बेगुनाह मारे जा रहे हैं